ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 10। बेटे आज मैं लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल चैप्टर 6 प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। कहने को 10th लेक्चर है बट दीज आर टोटल 11 लेक्चर्स एंड आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट। इवन इफ आपका कोई मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी हो, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग सपोजिंगली पहली बार करी हो, बेटे स्टिल इस बात का चैलेंज है कि अगर आपने मेरे 10 के 10 लेक्चर्स 10-11 लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच किया है, इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, केस स्टडीज प्रिपेयर किए हैं, बेटे ये हो नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं लास्ट छोटा सा एक कंसेप्ट आपके सामने लेकर आने वाला हूं एंड दिस इज इन रिगार्ड टू शैडो प्राइस। तो आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। अब तो आज लास्ट लेक्चर है, कैलकुलेटर ओपन करना है कर लें, आपकी मर्जी है बेटे। कैप्लन अपने सामने रखनी है रख लें। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं तो यही कह सकता हूं, बट मैं आप सबके सक्सेस में बिलीव करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल बने, जल्दी से F5 करें। बार बार एग्जामिनेशन फीस पाउंड में पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है यार, हद कर दी फिरंगियों को क्यों दें। आइए लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, बिलीव इन योरसेल्फ। आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर 6 का और मैं ये कहता हूं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं हमारे मन में जो विश्वास होता है तभी हम आगे बड़े बड़े काम कर पाते हैं, अब तभी हम सूरमा बन पाते हैं। आई विल बी शोइंग यू वन वीडियो। आज मैं एक गाना दिखाने वाला हूँ, सूरमा उठ जा वीरे, उठते उठ जा, F5 करके दिखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दे वीरे। सो दैट सॉन्ग इज वेरी हाईली एनर्जेटिक, अभी देखेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने पे विश्वास रखें। आप अभी तक इतना कुछ करते आए हैं, नॉलेज लेवल क्लियर किया, ये क्लियर किया, वो किया, 12th क्लास क्लियर किया, ग्रेजुएशन क्लियर किया। बेटे आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो, आप करके दिखा सकते हो एंड यू हैव टू डू। आइए मैं इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ आज आपके साथ डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, आज एक छोटी सी बात ही बतानी है। मैंने इन लास्ट लेक्चर, स्पेसिफिकली इन द लेक्चर नंबर 9, आई टोल्ड यू अबाउट स्लैक वेरिएबल। आई टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय स्लैक. I told you why slack does not exist in a critical variable, why slack does not exist in a binding variable, why there is the existence of slack in a non-binding variable, and how graphically you can easily find out that in which constraint there is a slack. क्योंकि जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जिस कॉन्स्टेंट पे फॉल करेगा बेटे, वहां पर तो कभी भी स्लैक होने का क्वेश्चन ही नहीं है। इट मीन्स जो भी कॉन्स्टेंट्स उस ऑप्टिमम पॉइंट से ऊपर होंगे वहां पर गैप होगा, और जहां पर गैप होगा वहां पे अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होंगी, अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, एंड दोज विच आर नॉट यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्या लगता है, आप ACC जब आप पेपर करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, आप पेपर देने जाने वाले होते हैं, तो क्या लगता है मन में? कई बार ऐसा आता है, जब मैं देता था तो मुझे लगा यार कि मैं कुछ और कर सकता था। IFRS का पेपर दिया मैंने, डिप्लोमा IFRS, सबसे भारी पेपर है बेटे ACCA का, है ना। SBR से मिलता जुलता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग से मिलता जुलता। तो मेरे को ऐसा लगा यार कि जो मैं फेल हो गया उसमें, लेकिन फेल मुझे नहीं पता था होऊंगा, उससे पहले, पेपर देने से पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे में कैपेसिटी थी, मैं और कर सकता था, अवेलेबल रिसोर्सेज थी, मैंने उनको यूटिलाइज नहीं किया। सो द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबल एंड यूटिलाइज इज नेम्ड एज स्लैक। तो आपको जब रात को सोते हैं ना F5 को प्रिपेयर करने के लिए, तो रात को आपको आना चाहिए कि जो मैंने बेस्ट था बेस्ट कर दिया। 16 घंटे मिले, 24 घंटे में से 16 घंटे मेरे को पढ़ना था, मैंने 16 घंटे ही पढ़ा। अवेलेबल आवर्स 16 आवर्स, यूटिलाइज आवर्स 16 आवर्स। आप आराम से सोएंगे, फिर पास हो या ना हो ऊपर वाला देखेगा। बट दिक्कत तब आती है जब आपके पास 16 घंटे होते हैं बेटे, 24 में से 8 घंटे बाकी कामों के लिए निकाल दिए सोने के, और 2 घंटे बाकी कामों के। तो 16 hours are available, but you are not utilizing 16 hours. You are utilizing, you are wasting your time in mobile phone. You are wasting your time with फालतू की चिट चैट. You are wasting your time with फालतू बकवासबाजी। अगर आप सच में पागल होते ना उस चीज को पाने के लिए, तो 16 घंटे 101% यूटिलाइज करते, स्लैक नहीं होता। लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि ACC हो जाए, लेकिन आप फिर भी यूटिलाइज पूरा नहीं करते रिसोर्सेज को जो होनी चाहिए। तो माई पॉइंट इज, if I see from the business angle, if I see from the business entity point of view, there should not be any slack in critical variables, in critical variants, in critical limiting factors, in critical constraints.
बिकॉज ऑप्टिमम पॉइंट फॉल्स इन दैट, तो वहां पर नहीं होगा। अब क्या है, शेडो प्राइस का और स्लैक वेरिएबल का आपस में थोड़ा सा रिलेशनशिप है। जब मैं कहता हूं कि बाइंडिंग कॉन्स्टेंट में, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट में स्लैक होगा ही नहीं, इसका मतलब जितने सोर्सेज से मैं पूरी यूज कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूँ एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि अगर मुझे 1 घंटा या 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल या 1 kg जो भी रिसोर्स रहा होगा, अगर कुछ और मिल जाता, आई एम टॉकिंग फॉर दैट क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, बिकॉज क्रिटिकल में एक स्लैक नहीं है। यू गेटिंग? बाकी जो नॉन क्रिटिकल है उनमें तो स्लैक है, वो तो वैसे ही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। मैं सोच रहा हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि अगर ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट में 1 घंटा मुझे और मिल जाता, या 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल और मिल जाता, या 1 लेबर आवर और मिल जाता, तो मैं इतने यूनिट्स, कुछ यूनिट्स और बना लेता और उसमें से इतना कंट्रीब्यूशन आई कुड हैव अर्न्ड। मतलब आप जब पेपर देने जा रहे हो तो आप सोचते हैं यार 1 घंटा मिल जाए बस मेरे को, तो मैं ये चैप्टर रिवाइज कर देता, और ये चैप्टर रिवाइज कर देता तो मेरी पास परसेंटेज और बढ़ जाती। तो आप उस 1 घंटे के लिए और कितने पैसे देने को तैयार हो जाएंगे? सपोजिंगली आपको 1 घंटा मिल जाए, एज्यूम करते हैं, तो हाउ मच मनी, हाउ मच कॉस्ट यू विल बी एबल टू पे, हाउ मच प्राइस यू विल बी एबल टू पे, हाउ मच दैट इज नेम्ड एज शेडो प्राइस। उसी को बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड थी, जो रिसोर्सेज आपने पूरी यूज कर दी, अब जो रिसोर्स क्रिटिकल थी आपके पास नहीं है, सपोजिंगली अगर आप उसका 1 यूनिट और बढ़ाना चाहें, 1 लेबर आवर इंक्रीज करना चाहें, 1 kg और रॉ मटेरियल बढ़ाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उस 1 यूनिट या 1 लेबर आवर के इंक्रीज करने से आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज होगा, एंड how much you are ready to pay for that additional 1 unit of resource. The amount which you are ready to pay for that 1 additional unit of resource, उसी का नाम है शेडो प्राइस। और क्या दूर जाते हो यार, मैं अपनी बात करूं बचपन के ज़माने की, जब मैं सीए के पेपर, सीएस के पेपर देके आता था, उस समय ऑनलाइन के सिस्टम नहीं होता था, मूवी बुकिंग करने ऑनलाइन पहले बुकिंग नहीं हुआ करती थी, तो हमें लाइंस में खड़ा होना पड़ता था कि भाई ठीक है सारे पेपर दिए, आज चलो मूवी देख के आते हैं। अब कई बार नई मूवी लगती थी, पहला शो पहला दिन, लाइन इतनी लंबी है, अब बेटा हम लाइन में लग जाते थे। अच्छा, लाइन लगते लगते कुछ कम हुई, कुछ कम हुई, कुछ कम हुई, मन में क्या होता था, दिल हूँ करे घबराए, क्योंकि कभी भी वहाँ बोर्ड लग जाता था हाउसफुल। अब जैसे ही वहाँ बोर्ड लग गया हाउसफुल, तो बेटे हम इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, कि टिकट भी नहीं मिली, पिक्चर भी नहीं देखने को मिली, अब मूड बना हुआ पिक्चर देखने का, पेपर देकर आए हैं, सब मन लग रहा है। अब होता क्या था बेटे, उस जमाने में ब्लैक मार्केटिंग होती थी टिकट्स की, जान के वो हाउसफुल पहले कर देते थे कि भाई लोगों को शौक है, लोगों को देखना है, तो वो ब्लैक में खरीदेंगे। मतलब 100 रुपये वाली टिकट 110 रुपये में खरीदेंगे, 150 में खरीदेंगे, 200 रुपीज़ में खरीदेंगे। इट मीन्स people are ready to pay some additional amount for the same ticket which is costing originally 100 rupees or $100 or 100 pounds. They are ready to pay $150, they are ready to pay 150 rupees, they are ready to pay 150 pounds. तो वो जो $50, 50 रुपये, 50 पाउंड ज़्यादा एडिशनल देने को वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो घर से मन बना कर आए हैं, है ना, उनका सारा मन खरा, उसको मेंटेन करने के लिए दे आर रेडी टू पे वन मोर सम एडिशनल अमाउंट। मैं कहता हूं दैट एडिशनल अमाउंट इज नेम्ड एज शेडो प्राइस। दैट एडिशनल प्राइस विच यू आर रेडी टू पे इज नेम्ड एज डुअल प्राइस। आई थिंक थोड़ा सा मैंने 2-3 एग्जांपल्स रियल लाइफ के यूज किए हैं कि आपको लॉजिकली पहले पता चल जाए। लिखने का काम तो है ही बेटे, कुछ लिखेंगे, छोटा सा लेक्चर है, कुछ ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो आप लिखेंगे शेडो प्राइस और डुअल प्राइस ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स। भाई जो रिसोर्स अभी लिमिटिंग नहीं है, मतलब जो रिसोर्स में अभी स्लैक है, जो रिसोर्स में अभी अवेलेबिलिटी है, उसका मुझे एडिशनल पॉइंट क्या करना है। आई वॉन्ट द एडिशनल पॉइंट ऑफ द लिमिटिंग रिसोर्स जो लिमिटेड है। फॉर अ स्टूडेंट टाइम इज लिमिटेड, यू नो। सो शेडो प्राइस का दूसरा नाम है डुअल प्राइस। जैसे आपके भी 2 नाम है, शेडो प्राइस और डुअल प्राइस ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स is the increase in the contribution. It means if I buy that limiting resource, if I buy 1 hour of that limiting resource, if I buy 1 kg of that limiting resource, if I buy 1 unit of limiting resource, what is the maximum amount I am ready to pay to this? It will be equal to the amount of additional contribution. मतलब उस 1 यूनिट ज्यादा खरीदने की वजह से
जो मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा, जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा उस एक यूनिट ऑफ लेबर आवर्स की वजह से, उस एक एडिशनल 1 kg ऑफ रॉ मेटेरियल की वजह से आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड हेंस आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस, आई विल एबल टू हैव मोर कंट्रीब्यूशन। तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन और क्या होगी, वो मैक्सिमम प्राइस मैं पे कर सकता हूं इस एडिशनल रिसोर्स के लिए, उसी का नाम है शेडो प्राइस। जैसे मैं अज्यूम करके बड़ी सारी बातें बताऊंगा, आप पहले एक बात लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे और बड़े सारे केस स्टडीज है मेरे पास बेटे, A to Z पानी एक तरफ और दूध एक तरफ कर दूंगा। तो आप लिखिए शेडो प्राइस और द डुअल प्राइस ऑफ द लिमिटिंग रिसोर्स इज द इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन created by the availability of one additional unit of limiting factor। एक यूनिट बढ़ाने से, है ना, मेरे को रेवेन्यू में, कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीमेंटल होगा, वो जो इंक्रीमेंटल होगा मैं मैक्सिमम क्या दे सकता हूं, वो सारा दे दूंगा। मतलब मैं सारा दूंगा नहीं, बट आई कैन गिव मैक्सिमम टू दैट एक्सटेंट, दैट इज नेम्ड एज शेडो प्राइस। तो बेटे बिल्कुल ऐसे ही एरो बनाने हैं, ऐसी बातें लिखनी है जैसे मैंने बताई हैं। इट इज द मैक्सिमम प्रीमियम। इसके दूसरे सेंस में मैंने देखा बेटे बीबीबी से बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी बीबीबी में, इट इज द मैक्सिमम प्रीमियम। कैपलॉन बीबीबी नॉलेज यूज कर रहा हूं बेटे, A to Z सब बताऊंगा। इट इज द मैक्सिमम प्रीमियम, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट दैट द फर्म शुड बी willing to pay. It is the maximum premium. It is the maximum premium. It is the maximum premium. It is the maximum premium that the firm, जो भी एंटिटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, is willing to pay for one extra unit of each constraint। अभी देखेंगे for one unit of extra constraint। फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 9, जो मैंने अभी लेक्चर नंबर 10 ले रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9 में आई हैव डिस्कस स्लैक, मैंने बताया था, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, फटाफट लिख लें, मैं आगे चलूंगा। फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 9 वी डिस्कस अबाउट स्लैक, वी डिस्कस अबाउट द बाइंडिंग, वी डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल, वी डिस्कस अबाउट द नॉन बाइंडिंग, वी डिस्कस अबाउट द नॉन क्रिटिकल। नाउ हियर व्हेन आई से शैडो प्राइस, आई एम ओनली रिलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाइंडिंग कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल। जहां पे स्लैक नहीं है तभी तो शैडो प्राइस की बातें होगी भाई। जब टिकट मिल ही रही है आपको, तो फिर आप ब्लैक में थोड़ी परचेज करने जाओगे। ब्लैक में कब परचेज करोगे, जब आपका वहां पे हाउसफुल आ गया है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए जी, फोर्थ पॉइंट में, नॉन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट विल हैव जीरो शैडो प्राइस एज स्लैक ऑलरेडी एग्जिस्ट। अलग अलग तरह से, अलग अलग बातों से बेटे एमसीक्यूज, एग्जामिनेशन किट, बीबीबी, कैपलॉन भरा पड़ा इन चीजों से। आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए ना, लीनियर प्रोग्रामिंग जो भूपेश आनंद बताया, शैडो प्राइस, स्लैक, इससे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता यार। ओपन चैलेंज है, क्या बात कर गए आप। लिखिए, नाउ क्रिटिकल कांस्टेंट विल हैव जीरो शैडो प्राइस एज स्लैक वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आप ये समझ लीजिए कि जिसने अभी तक कोई लेक्चर नहीं भी किया, पहली बार लेक्चर 10 किया, अगर आप मेरी लेक्चर को अभी भी सिंसियरली सुनते हैं तो आपको आज जो बता रहा हूं समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 5 बड़ा इजी है जी, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। अब कैपलॉन ने, बीबीबी ने इसके स्टेप्स बना दिए, स्टेप्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं भूपेश आनंद वैसे ही करा दूंगा, बट स्टिल हम लिखेंगे कि भाई कैसे निकालेंगे शैडो प्राइस, है ना। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग शैडो प्राइस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, जहां पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मिनिमम कॉस्ट आ रही है। फिर हम चेक करेंगे कि क्रिटिकल कांस्टेंट कौन सा है, जहां पर वो ऑप्टिमम पॉइंट फॉल कर रहा है, क्योंकि वहीं स्लैक नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि अगर वो क्रिटिकल कांस्टेंट कहाँ जनरली आ रहा होगा, वो ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, जहां पे दो क्रिटिकल कांस्टेंट, जहां पर दो कांस्टेंट आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि वो क्रिटिकल कांस्टेंट है, तो उसका मैं एक यूनिट अगर बढ़ाऊं, if I increase 1 unit of that constant, then how much will be the increase in the contribution, उसको चेक करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, following steps may be followed for calculating shadow prices। सब बच्चे लिखेंगे बेटे, लिखेंगे, कमर सीधी करेंगे, बैठेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, आगे आपकी मर्जी है। फॉलोइंग स्टेप्स मे बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग शेडो प्राइजेस। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द कांस्टेंट इक्वेशन। I think we are all aware of that, how to find out the constant equation where optimum point exists.
मतलब जिस बेटे जहां पर ऑप्टिमम पॉइंट एग्जिस्ट होगा वो कांस्टेंट इक्वेशन देखेंगे। कई बार वो कांस्टेंट इक्वेशन दो होती हैं, कई बार दो क्रिटिकल होते हैं, कई बार एक क्रिटिकल होता है, वो डिपेंड करता है, कोई घबराने की बात है नहीं। आप लिख लें, फाइंड आउट द कांस्टेंट इक्वेशन वेयर ऑप्टिमम पॉइंट एग्जिस्ट वेयर स्लैक डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, द बाइंडिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे वही एक यूनिट चाहिए ना जो बाइंडिंग कांस्टेंट है, और बाइंडिंग कांस्टेंट कहां पे होगा, जहां पे ऑप्टिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। स्टेप नंबर 2, एड 1 यूनिट ऑफ द कांस्टेंट कंसर्न्ड। अब जो क्रिटिकल कांस्टेंट है उसका मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा। आई रिपीट, स्टेप नंबर 2, add 1 unit of the constant concerned, add 1 unit of the constant concerned, leave the other critical concerned unchanged। मान लेते हैं देयर आर 2 क्रिटिकल, तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि किस क्रिटिकल का 1 यूनिट हम बढ़ाना चाहते हैं और किस क्रिटिकल का यू वांट टू फाइंड आउट द शेडो प्राइस। तो आपने उसी क्रिटिकल का, अगर एक ही क्रिटिकल है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल है तो आपको क्वेश्चन बताएगा दैट आई वांट टू फाइंड आउट द शेडो प्राइस ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट। तो जिसका वो क्रिटिकल कांस्टेंट का शेडो प्राइस पूछ रहा है उसका 1 यूनिट हम बढ़ाएंगे, 1 घंटा बढ़ाएंगे, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, 1 यूनिट ऑफ रिसोर्स बढ़ाएंगे, और उसके बाद चेक करेंगे स्टेप नंबर 3 से, और फिर उसके नए पॉइंट्स निकाल लेंगे। अभी हम करके दिखाऊंगा। तो यूज simultaneous equations and then find out the optimum point. Use simultaneous equations to find out the optimum profit. Use simultaneous equation to find out the optimum point और optimum profit। आराम से लिखना है, कोई मुश्किल है नहीं। मैं भूपेश आनंद, नो डाउट ये स्टेप्स बता रहा हूं, बट अभी मैं जब इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, आपके टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा बीबीपी कैपलन से, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन अब हम देख लेंगे, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ओल्ड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट डिफरेंस इज नेम्ड एज शेडो प्राइस। एडिशन इन फॉर एग्जांपल, आप जस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको $X की सैलरी मिलेगी, बट आप ग्रेजुएशन कम प्लस AC से करते हैं तो यू विल बी गेटिंग X प्लस समथिंग डॉलर्स ऑफ सैलरी। सो हाउ मच इज द शेडो प्राइस फॉर डूइंग ACCA? समथिंग। It means increase in the addition in the contribution, you will be maximum you can pay the amount of premium for that additional 1 unit of resource, that is the maximum contribution, increase in contribution। ठीक है जी, आइए बाकी की बातें छोड़िए जी, मैं अब आपको 2-3 छोटी छोटी केसेस से बता दूंगा और आप आराम से समझ आ जाएगा। कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर देना बेटे। आने वाले 2 मिनट बड़े प्रीशियस हैं, बड़े प्रीशियस हैं, बड़े प्रीशियस हैं बेटे। मैंने आपके सामने केक की केस स्टडी रखी, अच्छा मूवी केस स्टडी तो बता ही चुका हूँ, ब्लैक में टिकट्स की बातें की थी। अच्छा केक की केस स्टडी रख रहा हूँ। मान लेते हैं आप यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी हु आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग केक्स। अच्छा केक्स जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक केक आप $10 में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, यू आर गेटिंग $10 फॉर सेलिंग 1 यूनिट ऑफ केक। मैंने वो लिख दिया, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ केक $10। और ये भी बात मैंने बता दी, मैंने कुछ जानकारी मुहैया कराई, आई हैव गिवन यू सम इन्फॉर्मेशन, यू नो, एंड देन ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी विल टेक द डिसीजन दैट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 केक लेट 1 लेबर आर विल बी रिक्वायर्ड। मैंने ये भी कह दिया कि मैंने 1 घंटा लग जाता है एक लेबर आर के लिए, एक केक को बनाने में 1 घंटा लग जाता है। अच्छा ये बात भी ठीक है। फिर मैंने एक बात और बताई कि लेबर आर्स आर लिमिटिंग। अच्छा लेबर आवर्स लिमिटिंग है, उसमें जो क्रीम लगती है बहुत सारी अवेलेबल है, जितनी मर्जी ले लो, बट उसमें जो घंटे हैं लेबर आवर्स है वो लिमिटेड है, ये बात भी बता दी। अच्छा 1 घंटे का रेट है, लेबर रेट है $5। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट इज अ शेडो प्राइस विच यू विल बी एबल टू पे और फॉर दिस लेबर कांस्टेंट, अगर आपको 1 घंटा और मिल जाए। सपोजिंगली आपको एक ऑर्डर आ गया, वो कहता है जी एक केक और बनाना है, और आप ऑलरेडी इतना वर्क कर रहे हैं कि लेबर पूरी ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है, बट आप अगर एक लेबर को और हायर करें, उसको कहें यार 1 घंटा और काम कर दे, है ना, 1 घंटा और काम कर दे यार, तो अगर वो लेबर 1 घंटा और काम करेगी तो आप उसको कुछ एडिशनल पैसे दोगे। वैसे पहले ओरिजिनल प्राइस आप दे रहे हो $5 पर आवर, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर आर यू विल बी पेइंग, यू कैन पे फॉर 1 एडिशनल लेबर आर। आप 1 और घंटे के लिए कितने पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, उसका नाम है शेडो प्राइस।
बड़ी सीधी सी बात है जी, जब एक यूनिट ऑफ केक आप बेचते हैं तो आपको $10 की कंट्रीब्यूशन होती है, वो तो हो ही रही है पहले से ही। लेकिन हाँ, अब एक नया यूनिट और बनाएंगे तो उसमें भी $10 पर यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन होगी, एडिशनल होगी। पहले जो हो रही थी वो तो $10 की हो ही रही थी, अब जो होगी $10 प्लस $10 ये भी, जो नया केक बनेगा, जो 1 घंटा और बनाने से पड़ेगा, तो आपको $20 की टोटल रेम्यूनरेशन हो गई। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन हो गई $10। इट मींस ये जो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन है $10, दिस यू विल बी रेडी टू पे मैक्सिमम। हाउ मच अमाउंट यू विल बी रेडी टू पे टू दैट लेबर for that resource, for that one more hour? That is the maximum, the increase in the contribution which you have earned due to producing one more cake, that is $10. कहने का मतलब है जी, मोटी सी बात है, यहाँ पर $10 पहले आप दे रहे थे, आपको $10 की कंट्रीब्यूशन पहले हो ही रही थी T0। बट अगर आप अब एक केक और बनाते हैं, एक केक और बनाते हैं, 1 घंटा लेबर आवर और लेते हैं, तो आपको $10 की और कंट्रीब्यूशन होगी। तो T1 में कितनी होगी? $20। इट मींस इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? $10। इट मींस हाउ मच शुड बी द शैडो प्राइस? $10। एंड हाउ मच इज द टोटल रेम्यूनरेशन व्हिच यू विल बी पेड टू दैट लेबर? $15। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है $15 कैसे आ गया? बेटे $5 तो पहले दे ही रहे थे पहले वाले केक के लिए। अच्छा, $10 अब मैक्सिमम और दोगे दूसरे वाले केक के लिए, जो आपने कहा जी 1 घंटा और यूज कर ले, कर दे, काम कर दे यार। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप लेबर को दोगे $15, जिसमें से $10 है शैडो प्राइस, $5 है ओरिजिनल प्राइस। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन पे? अब ये लिखना है। ऐसा होगा ना, आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको शायद अभी समझ आ रहा होगा, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे जब आप पेपर देने जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें कैप्लॉन में नहीं है, बीबीपी में नहीं है, ये भूपेश आनंद का एक्सपीरियंस है। आप लिखो, व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन पे? इट मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम वी गेट इन एडिशन। What is the maximum which you will be able to pay or which you will be ready to pay? What is the maximum amount? ज्यादा से ज्यादा आप क्या दे सकते हो? जो हमें एडिशनल में मिला वही दे देंगे यार, बांट देंगे। It implies maximum in addition as a premium, as a shadow price can be $10, because एक केक में आपको $10 की कंट्रीब्यूशन हो रही है, इसलिए आप $10 देने के लिए भी तैयार हो सकते हो। वही आपकी मैक्सिमम प्रीमियम है, इसलिए मैं $10 को बोलूंगा कि वो आपका शैडो प्राइस है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। सो एज अ टोटल रेम्यूनरेशन, लेबरर्स को टोटल रेम्यूनरेशन कितनी दोगे? बेटे ये तो T0 में दे ही रहे थे। अच्छा, अब ये इंक्रीज हो गई, एक फॉर 1 आवर मैक्सिमम प्रीमियम विच यू आर रेडी टू पे फॉर 1 एडिशनल 1 आवर ही इज विलिंग टू वर्क। सो टोटल अमाउंट विच यू विल बी टोटल इज $15, $5 ओरिजिनल प्राइस, $10 शैडो प्राइस, एंड द टोटल अमाउंट इज $15। जान के मैं बोल रहा हूँ शैडो प्राइस, टोटल रेम्यूनरेशन, एग्जामिनेशन किट, कैप्लॉन एग्जाम किट, बीबीबी रिवीजन एंड प्रैक्टिस किट, भरी पड़ी इन बातों से। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए जी, मैं भूपेश आनंद एक क्वेश्चन आपके कैप्लॉन से करके दिखाऊंगा और फिर हम गाना देखेंगे। चलिए पहले गाना देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा गाना है जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप सुनिए उस गाने की कहानी क्या है। कहानी किस्मत की, बड़ा ही प्यारा सा गाना। रात पुरानी छेड़ सुबह की, सूरमा एंथम, नहीं ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के, जरा नजर उठा के जमीन से फलक हटा के उठ जा यार। F5 के लिए उठ जा, F5 कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्लियर कर दे। सूरमा जरा नजर उठा करके दिखाना है। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्किल लेवल, झंडे गाड़ के आने लंदन में। इसकी ऐसी की तैसी बार बार पाउंड्स नहीं देने, फर्स्ट टाइम दे के साइड। आइए, मैं आपके सामने एक कैप्लॉन का एक टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन अगर कर दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप एक बार कैप्लॉन में आ जाइए। बेटे ये शैडो प्राइस है, डुअल प्राइस है, ये सब बातें जो मैंने अभी बताई है इसमें लिखी हुई है।
पहले आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, हैंड रिटन स्लाइड्स बना लिए, अब आपको समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल है नहीं, इसमें सब कुछ ईजी है। मैं सीधा टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा हूँ, और वो सीधा हमें ले जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, है ना, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, जिसमें कटिंग और असेंबली दो डिपार्टमेंट से, तो कटिंग टाइम लिमिटिंग कॉन्स्टेंट था और असेंबली डिपार्टमेंट भी एक लिमिटिंग कॉन्स्टेंट था। इन द हर्बस, वो बेटा उस क्वेश्चन में हर्बस नाम था उस कंपनी का, जो टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ था। We have already calculated x is equal to 4 and y is equal to 4. It means we have already calculated with help of inspection method, or with the help of iso contribution line, or with the help of simultaneous equation. The optimum points are x is equal to 4 and y is equal to 4. और उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रही थी $360 की, और ये कॉन्स्टेंट्स थे कटिंग के और असेंबली के। आपको क्या करना है, सपोज 1 एक्स्ट्रा आर वॉज अवेलेबल फॉर द कटिंग, वो कहता जी अगर 1 घंटा और कटिंग का मिल जाए तो कैलकुलेट द शैडो प्राइस फॉर द एडिशनल आर, तो आप उस एक एडिशनल घंटे के लिए कितने पैसे देने को तैयार हो जाओगे। सीधी सी बात है जी, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने इस क्वेश्चन में 1 घंटा लगाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। Now the point is here, I am here in lecture number 10 to calculate that how much is the shadow price if, because constraint, cutting constraint is a binding constraint, is a critical constraint, is a constraint where there is no slack. And what I mean by slack, which you are all aware of. So if I want to increase 1 additional unit of cutting, then how much amount you are ready to pay, उसको निकालना है। That is a shadow price, that is a dual price। आराम से करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, कुछ जल्दी है ही नहीं, कोई नहीं जल्दी है जी, मैंने बड़ी मेहनत की है जी, स्लाइड बनाई है, क्या दिक्कत क्या है, आप क्यों घबराते हो, आप लिखो ना पहले। ऑप्टिमम पॉइंट लिखो जी 4 है, एक्स का भी 4 है, वाई का भी 4 है। ऑप्टिमम कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो जी $360 है, जो हमने उस क्वेश्चन में निकाली थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 घंटा और दे दें आपको कटिंग का, तो आप ये बताओ मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार हो जाओगे। तो अगर मैं अब चेक करूंगा कि इफ आई गेट 1 मोर कटिंग आर, देन हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन। दैट इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द अमाउंट मैक्सिमम प्रीमियम विच आई एम रेडी टू पे। तो लिखेंगे कॉन्स्टेंट कटिंग टाइम कॉन्स्टेंट 6x + 3y इज इक्वल टू 36, असेंबली टाइम कॉन्स्टेंट 4x + 8y इज इक्वल टू 48। ये 2 कॉन्स्टेंट्स थे, अभी भी थे, लिखें, खाली मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको लगता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया, बेटा हाईलाइटर का अपना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप हाईलाइटर यूज़ करें। बेटे मैं बड़ा हाईलाइटर यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा बातें समझ आती हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये कैप्लॉन के टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के आंसर्स भी नहीं है, बीबीपी के आंसर्स भी नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लिख लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आगे आपकी मर्जी है भाई साहब। मैंने क्या लिखा, दोस्तों, फ्रेंड्स, वी नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल अकर व्हेन द 2 क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्रॉस। जनरली क्या मैंने आपको बताया था कि जहां पर 2 कॉन्स्टेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर हमने देखा कि ऑप्टिमम पॉइंट होता है। बस यही बात लिखी है, रिवाइज के लिए आपको समझ आ जाएगी। वी नो दैट ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल अकर व्हेन द 2 क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स लाइन क्रॉस। ऑप्टिमम पॉइंट फॉल ऑन क्रिटिकल बाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स, ऑन क्रिटिकल कहते हैं बाइंडिंग कॉन्स्टेंट। ऑप्टिमम पॉइंट ऑलवेज क्रिटिकल कॉन्स्टेंट में फॉल करेगा, क्योंकि वहां पर स्लैक नहीं होगा। सब बातें बता दी, बिकॉज देयर इज नो स्लैक एग्जिस्ट इन दैट कॉन्स्टेंट, इट इज बट नेचुरल। बेटे कितनी मेहनत की है, बड़ी सिंपल सी बात है, बार बार रिपीट करना चाह रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए। इट ऑल्सो इंप्लाइज कटिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट बोथ आर क्रिटिकल, क्योंकि असेंबली और ये जो लाइनें मैंने ऊपर ड्रॉ की है ना बेटे, ये एक कटिंग की है और एक असेंबली की है, ऐसे क्रॉस ऐसे लाइनें नहीं डाली है ना। इसका मतलब कटिंग, अब ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कटिंग भी और असेंबली भी दोनों को दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, दोनों क्रिटिकल हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कटिंग का अगर हम 1 घंटा और बढ़ा दें तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी बढ़ जाएगी। अच्छा, जितनी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी उतनी मैं ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और इसी को बोलूंगा शैडो प्राइस। So as per the question, there is 1 hour increase in the cutting critical। आप चेक करिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा अगर हम क्रिटिकल बढ़ा दें, कटिंग का बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा। पहले था 36, मैंने जानकर 36 लिखकर क्रॉस किया और फिर 37 लिखा।
6x प्लस 3y इज इक्वल टू 37, 36 को क्रॉस किया और 37 लिखा। 1 घंटा मेरा कटिंग का बढ़ रहा है, असेंबली का नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, अब आप बताओ, अब इक्वेशन आ गई 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 37, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। अब आप दोबारा से साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर मुझे क्रॉस करना है 6, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 24 आ जाएगा, 24x तो 24x कट जाएगा, फिर बच जाएगा 12y, यहाँ बच गया जी 48y, और यहाँ पर ऐसे आ गया। आप बताइए y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर जो y की वैल्यू होगी पुट करेंगे किसी में भी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहा वो वैल्यूज मैंने निकाल ली और x की वैल्यू आ गई जी 4222 और y की वैल्यू आ गई 3888 यूनिट्स, आराम से। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके थॉट्स हैं बस जो आपको मुश्किल और इजी कर देती है। आप चाहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। x इज इक्वल टू 4222 यूनिट्स, y इज इक्वल टू 3888 यूनिट्स, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। आइए अब मैंने क्या किया, उस x और y की वैल्यू को अब उस कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाला जो c इज इक्वल टू था 4x प्लस 8y, है ना, उसमें डाल दिया। तो देखिए जी यही था 50x प्लस 40y, x की वैल्यू मैंने x में पुट कर दी, y की वैल्यू मैंने y की पुट कर दी और मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गई $366.67। इसी क्वेश्चन में हमने जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकाली थी वो ये थी बेटे, ये देखो ये 360 थी, अब मैंने निकाली 366.67। इसका मतलब एक यूनिट अगर मेरा कटिंग टाइम का बढ़ जाए, 1 घंटा और मिल जाए, तो मेरी $6.67 की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। इट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन विच आई एम विलिंग टू पे इज $6.67। यही लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम विलिंग टू पे इज $6.67, इज $6.67। आराम से, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, इजी है, शेडो प्राइस है, करके दिखाना है, सूरमा बन के दिखाना है। वीरिया उठ जा, करके दिखा, झंडे काट दे लंदन जाके। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर 6। बेटे मैं एग्जामिनेशन किट के भी क्वेश्चन सब कराऊंगा, बट मेरा पॉइंट है कि आप पहले एक बार खुद ट्राई करें। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 7 में, और चैप्टर नंबर 7 तो इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। बेटे प्राइसिंग डिसीजंस में अपनी रियल लाइफ केस स्टडीज बताऊंगा कि जब मैं कोई नई रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसका प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिमांड की बातें करते हैं, कैसे इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, कैसे मोनोपोली देखते हैं, कैसे सपोजिंगली मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट रिकॉर्ड करूँ जिसकी कोई टीचर ही नहीं है तो मेरी मोनोपोली है तो मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा, अगर वहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो मैं कम प्राइस चार्ज करूँगा। तो हाउ those economic concepts will helpful in deciding the pricing, you know। बेटे एप्पल केस स्टडी करेंगे, कोका कोला केस स्टडी करेंगे, एक एक बात प्राइसिंग डिसीजन की कर देंगे चैप्टर नंबर 7 में। आप बस जल्दी से चैप्टर 6 के पूरे कंसेप्ट लिख डालिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं चैप्टर 7 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।